वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका वर्किंग प्रिंसिपल फिक्स्ड कॉइल, ये होगी फिक्स्ड कॉइल, और और मूविंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की रिएक्शन पर डिपेंड करता हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। और जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक मूविंग कॉइल होती है, इसलिए इसको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो फिक्स्ड कॉइल से प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका यूज जो होता है एसी और डीसी मेजरमेंट के लिए तो होता ही है, साथ में इसका यूज अमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर की तरह किया जाता है। जनरली इसका यूज वॉट मीटर की तरह ज्यादा किया जाता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ, ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, एफडी। तो ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्योंकि इसमें यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, इसका वर्क यहाँ पे दो फिक्स्ड कॉइल करती है, एक ये और एक ये। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन। जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट होता है फिक्स्ड कॉइल। ये होती है फिक्स्ड कॉइल इसकी, ये और ये। जो फिक्स्ड कॉइल होती है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। यहाँ से समझ में आ रहा है, ये लोड और लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होता है वो लोड करंट फ्लो होता है। तो इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं, करंट कॉइल। और जो फिक्स्ड कॉइल होते हैं इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। ये इजी कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, साथ में यूनिफॉर्म फ्लक्स, इसके लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये फिक्स्ड कॉइल होता है जो कि मीटर में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इसका जो सेकेंड होता है वो होता है मूविंग कॉइल। जो मूविंग कॉइल होती है, तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल। जो मूविंग कॉइल होती है इसके ऊपर पॉइंटर लगा हुआ होता है। और मूविंग कॉइल कॉइल सप्लाई के साथ में, ये हो गई सप्लाई, सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्टेड होती है। क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड होती है इसलिए इसी को प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ऐसे पॉइंटर माउंट होता है और मूविंग कॉइल जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है सीरीज में। ये जो मूविंग कॉइल होता है इसमें करंट को, जो करंट फ्लो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और जो मूविंग कॉइल होती है सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है, इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होता है आई, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है कंट्रोल सिस्टम। तो जो कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो मीटर को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसको टू टाइप से इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। जो स्प्रिंग होती है वो फॉस्फोरस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। और इसके बाद जो अगला है वो है मूविंग सिस्टम। मूविंग पार्ट जो होता है मूविंग कॉइल, उसी के ऊपर मूविंग सिस्टम माउंट होता है। मूविंग सिस्टम के साथ एक पॉइंटर माउंट होता है। और जो पॉइंटर है ये कैलिब्रेटेड स्केल पर रीडिंग को शो करता है। तो ये इसका होता है मूविंग सिस्टम। और जो इसका फिफ्थ होता है सिस्टम वो होता है डेम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है, जब इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है तो ये स्टेबल ना होकर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फ्लक्चुएट रहता है। तो इसको जल्दी से जल्दी स्टेबल करने के लिए इस पर डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है। तो जो डैम्पिंग टॉर्क होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क को एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। इसमें दूसरी डैम्पिंग का यूज इसलिए नहीं किया जाता, जैसे एडी करंट डैम्पिंग होती है। तो इन डैम्पिंगों का यूज इसमें इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो इसमें फील्ड कॉइल का फ्लक्स होता है
वो इसको इफेक्ट करेंगे, इसलिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शील्डिंग। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि शील्डिंग करने से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसका इफेक्ट जो फिक्स्ड कॉइल के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर ना पड़े, इसलिए इसकी शील्डिंग की जाती है। साथ में जो केस एंड स्केल का होती है, तो केस जो नॉर्मली इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर लकड़ी के केस का यूज किया जाता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना है इसलिए। और जो इसकी स्केल होती है वो नॉन लीनियर स्केल होती है, क्योंकि जो इसमें टॉर्क होता है वो सीरीज में फ्लो होने वाले करंट आई और जो उसका पैरेलली कनेक्टेड कॉइल है प्रेशर कॉइल उससे होने वाला करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि यहाँ आई स्केल हो जाता है तो एक नॉन लीनियर होता है, इसलिए इसमें नॉन लीनियर स्केल का यूज किया जाता है। एक बार हम पूरे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को समझेंगे। जब भी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से कनेक्टेड किया जाता है तो इसके लोड में करंट फ्लो होगा। जो लोड में करंट फ्लो होता है वो दोनों फिक्स्ड कॉइल से होकर फ्लो होता है, जिसके कारण इसमें एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है डीसी के केस में। और यही यहाँ पे देखा जाए तो जो मूविंग कॉइल होती है वो सप्लाई के साथ में पैरेलली कनेक्टेड होती है, जिस कारण इसमें भी एक करंट फ्लो होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारी मूविंग कॉइल है वो आ जाती है, जिसके कारण इस पर एक फोर्स लगता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है इसके कारण पॉइंटर मूव करता है। और इन केस जब एसी की बात की जाती है, हम साइनसोइडल करंट ले लेते हैं। जब एसी की बात की जाती है तो जो फिक्स्ड कॉइल है और मूविंग कॉइल है उन दोनों का जो करंट है दोनों में एक साथ रिवर्स होता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साथ में चेंज होता है। इसलिए इसमें टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है जो फोर्स होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है वो एक ही डायरेक्शन में लगता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं लगता है। इसलिए यह एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो टॉर्क इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इसमें वो होता है I1 I2 dm अपॉन डी थीटा। तो जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो I1 जो होता है वो फिक्स्ड कॉइल में करंट फ्लो होता है वो, I2 जो मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होता है वो, और dm बाई डी थीटा होता है चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और साथ में जो स्टेडी स्टेट के टाइम में स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन के टाइम में जो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा टीसी उसकी वैल्यू होगी के थीटा। यहाँ पे के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो स्प्रिंग लगाई होती है उससे हम कंट्रोलिंग टॉर्क इससे लेते हैं, तो जो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जो इसका डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा थीटा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो दोनों टॉर्क स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन के टाइम में इक्वल हो जाएंगे, तो के थीटा इज इक्वल टू I1 I2 dm अपॉन डी थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो I1 I2 अपॉन में के dm अपॉन डी थीटा। तो इसका डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया ये इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये एसी के केस में हमेशा ये एवरेज वैल्यू में और एवरेज नहीं आरएमएस वैल्यू में मेजरमेंट देगा, क्योंकि इसमें जो I1 इक्वल टू I2 होगा तो इसका जो टॉर्क होगा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आरएमएस वैल्यू में हमेशा देगा और इसकी स्केल जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज हम अमीटर वोल्टमीटर और वाटमीटर की तरह कर सकते हैं। जब इसका हम यूज हम अमीटर की तरह करेंगे तो उसका डायग्राम ये है, उसमें फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल को साथ में लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे।
और जो मूविंग कॉइल होती है उसके करंट को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक शंट लगा देंगे, शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो जो शंट रेजिस्टेंस होता है और जो मूविंग कॉइल होती है, इनका रिएक्टेंस टू जो रेजिस्टेंस रेशो है, ये लगभग लगभग सेम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इसमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ना पड़े। तो ये इसका यूज हो जाता है अमीटर की तरह। जब इसका यूज वोल्टमीटर की तरह करेंगे तो इन दोनों कॉइल के साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, जो कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस से इसमें करंट को ही कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें वोल्टमीटर की तरह यूज कर लेते हैं। जब वॉटमीटर की बारी आती है तो जो फिक्स्ड कॉइल होती है उसको लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको करंट कॉइल भी बोलते हैं इस टाइम पे। और जो मूविंग कॉइल होती है इसको सप्लाई के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट रहेगा मूविंग कॉइल में, ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो जो इसकी रीडिंग होंगी वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करेंगी। तो इस तरीके से इसका वाटमीटर की तरह यूज किया जाता है। मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज वाटमीटर की तरह ही किया जाता है। जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज देखते हैं तो इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है कि इसको एसी और डीसी के लिए मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज हुआ। और एडवांटेज होता है इसका कि ये एडी करंट से और हिस्टैरिसीस एरर जो होती है इससे फ्री होता है, क्योंकि इसमें हम एडी करंट और हिस्टैरिसीस एरर के लिए कोर वगैरह का यूज नहीं करते हैं। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये एसी के केस में एक्यूरेट आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी इसमें एसी हो या डीसी हो, इसके मेजरमेंट के लिए जो इसका स्केल होता है उसको अलग अलग कैलिब्रेशन नहीं करना होता है। एक ही कैलिब्रेशन पर ये दोनों रीडिंग को अच्छे से शो करता है और एक्यूरेट शो करता है। तो ये हो जाते हैं इसके एडवांटेज। जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉर्क होता है और जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है, जो स्क्वायर लॉ लॉ रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण इसका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका जो टॉर्क टू वेट रेशो होता है ये हाई होता है, इसके कारण इसमें फ्रिक्शनल एरर को कंसिडर करना होता है। जो टॉर्क का जो वेट रेशो है ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और मूविंग पार्ट जो होता है उसका वेट होता है। और ये मोर कॉस्टली होता है परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एमआई के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट हाई होती है। और इसमें जो पावर कंजप्शन भी होता है वो हाई होता है इससे कंस्ट्रक्शन के कारण। जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कुछ एरर्स होती है, तो उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट एरर होती है वो टॉर्क टू वेट रेशो होता है। जो टॉर्क टू वेट रेशो होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और उसके साथ में जो मूविंग पार्ट है उसका वेट। जो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप वाटमीटर होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें जो प्रेशर कॉइल होती है वो पैरेलली कनेक्टेड होती है, जिसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, जिसके कारण इसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ बढ़ने के कारण इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण टॉर्क टू वेट रेशो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इसमें फ्रिक्शनल एरर को कंसिडर करना पड़ता है। और जो सेकेंड एरर होते हैं वो होता है फ्रिक्वेंसी एरर। तो जो फ्रिक्वेंसी एरर होता है वो क्या होता है कि जब एसी में इसका यूज किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी के कारण इसके जो कॉइल के इंडक्टेंस है उसमें चेंज आता है। तो इस चेंज के कारण ये मीटर की रीडिंग इफेक्ट होती है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इनका टाइम कांस्टेंट होता है मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल का टाइम कांस्टेंट होता है, इसको हम एक जैसे रखने का ट्राई करते हैं। इसकी वैल्यू होती है L/R। और जो एडी करंट एरर होता है, तो जो एडी करंट एरर होता है ये जो भी इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं, तो जो मेटेलिक पार्ट होते हैं उनमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें एक एडी करंट आ जाता है। तो एडी करंट जो जो कि इसका जो फील्ड होता है वो वीक होता है, उसको इफेक्ट करता है। तो जो इसको हटाने के लिए हम ट्राई करते हैं कि जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो कम से कम हो, यदि हो तो उनका रेजिस्टेंस हाई हो, जिसके कारण कि एडी करंट कम से कम हो। जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर होता है वो क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इफेक्ट इसके फील्ड पर पड़ता है, क्योंकि इसका फील्ड थोड़ा वीक होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसके ऊपर केस का यूज करते हैं, ताकि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रिवेंट किया जाए। और जो टेम्परेचर एरर्स होते हैं, तो जब भी ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो इसकी कॉइल में हीटिंग के कारण इसके टेम्परेचर में, कॉइल के टेम्परेचर में चेंज आता है। तो कॉइल के टेम्परेचर में चेंज आने के कारण टेम्परेचर एरर्स आती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम डायनेमिक जो टेम्परेचर होता है तो उसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। टेम्परेचर एरर को अपन हटाने के लिए इसमें टेम्परेचर कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। इससे टेम्परेचर एरर को कंपनसेट या हटा दिया जाता है। तो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।